ओके, तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर में क्या है इसमें, एक्सेस ऑफ एसिडिफाइड सोल्यूशन, एक्सेस ऑफ एसिडिफाइड सोल्यूशन ऑफ KI वाज एडेड टू 30 ml H2O2 सोल्यूशन। तो हमने क्या किया, हमारे पास जो एसिडिफाइड सोल्यूशन है, किसका सोल्यूशन है, वो H2O2 का। उसके अंदर हमने एक्सेस अमाउंट में KI को ऐड कर दिया। जब हमने उसको एक्सेस अमाउंट में KI को ऐड किया, ऐड करने के बाद क्या हुआ कि हमें पता है कि जो KI है, KI से तो किससे जाएगा, वो आयोडीन के अंदर कन्वर्ट होगा। KI तो क्या जाएगा, आयोडीन के अंदर कन्वर्ट होगा। आई के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे इसके ऊपर 0 चार्ज। तो आयोडीन का क्या हुआ, यहाँ पे आयोडीन का हुआ यहाँ पे ऑक्सीडेशन। आयोडीन का क्या हुआ, आयोडीन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ। अगर आयोडीन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है तो फिर H2O2 दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसका क्या होगा, यहाँ पे रिडक्शन होगा। और रिडक्शन करके हमें क्या देगा, ये हमें ये H2O देगा। हमें क्या देगा, हमें ये H2O देगा और इसका क्या होगा, इसका रिडक्शन होगा। ओके, अब देखो जो यहाँ पे हमें आयोडीन मिला है, जो भी यहाँ पे जैसे आयोडीन लिबरेट हुआ है, उसको Na2H2O3 के साथ रिएक्ट कराया, टाइट्रेट कराया, Na2H2O3 प्लस I2। हमें पता है कि जैसे इसको साथ कराएंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, थाई सोल्यूशन। और क्या फॉर्म होगा ये, Na2S4O6। कौन सा सोल्यूशन फॉर्म होगा, Na2S4O6। साथ में क्या बनेगा, साथ में बनेगा यहाँ से NaI, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमारी ये इक्वेशन बनेगी। ओके, अब देखो हमें पता है कि हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है इसका 0.4 नॉर्मल, नॉर्मलिटी गिवन है इसकी 0.4, और साथ में जो इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना गिवन है, 25 ml गिवन है। ओके, और H2O2 का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी कितना है, वो भी 30 ml है। और हमें क्या करना है, हमें इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है। हमें क्या करना है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना है। देखो वॉल्यूम स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने से पहले हमें सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी, इसकी नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि रिलेशन क्या होता है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 5.6 इंटू में नॉर्मेलिटी। अगर हमने एक बार नॉर्मेलिटी निकाल दी तो हम 5.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ जाएगा। ओके, अब देखो H2O2 के ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल है, जितने आयोडीन के ग्राम इक्विवेलेंट फॉर्म होंगे। H2O2 के ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल है, जितने आयोडीन के ग्राम इक्विवेलेंट क्या होंगे फॉर्म, उतने ग्राम इक्विवेलेंट क्या होंगे, वो Na2S2O3 के होंगे। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2S2O3 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2O2। ओके, तो इसके और इसके हम क्या कर देंगे, इक्वल पुट कर देंगे। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 किसके इक्वल आ गया, वो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2S2O3। ओके, अब देखो जो H2O2 का ग्राम इक्विवेलेंट हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स इनटू में नॉर्मेलिटी इनटू में वॉल्यूम इज इक्वल टू, ये भी क्या होगा हमारा, नॉर्मेलिटी इनटू में वॉल्यूम होगा। ओके, नॉर्मेलिटी कितना गिवन है इसका 0.4 और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है इसका 25। यहाँ से ग्राम इक्विवेलेंट निकलेंगे, यहाँ पे मिली इक्विवेलेंट निकलेंगे, क्योंकि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम किसमें, ml में है। ये भी ml में है और ये भी ml में है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, मिल से मिल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके, और नॉर्मेलिटी तो हमें निकालनी है, और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम हमें इसका 30 ml गिवन है यहाँ पे। ओके, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे नॉर्मेलिटी हमारी कितनी आ जाएगी, 0.4 इंटू 25 अपॉन में 30। तो ऊपर तो क्या इतना आएगा, ऊपर तो आएगा हमारा 1 आ जाएगा 10, और नीचे से कितना आएगा, 30 आएगा। तो अल्टीमेटली कितना आएगा, 1/3 आएगा। तो दैट मीन 0.33 नॉर्मेलिटी आ जाएगी, किसकी आएगी, H2O2 आएगी। अब हमें पता है कि जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ होती है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होती है, 5.6 इंटू में नॉर्मेलिटी। तो 5.6 नॉर्मेलिटी कितनी है, 0.33 है। ओके, अल्टीमेटली पूरे को सोल्व करने के बाद हमारा 1.86 V वॉल्यूम स्ट्रेंथ के क्या आ जाएगा, ये अप्रोक्स आ जाएगा। ओके, सो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए क्या होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 1 मोलर बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड 1 मोलर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आर मिक्स्ड, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। हमें क्या बताना है, कंसंट्रेशन बतानी है हाइड्रोक्साइड आयन की। ओके, अब देखो हमारे पास एक तो क्या है, बेरियम हाइड्रोक्साइड है, और साथ में क्या है हमारे पास, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। बेरियम हाइड्रोक्साइड ये भी 1 मोलर है, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये भी क्या है, 1 मोलर, और दोनों का जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम इक्वल है। मैंने लेट कर लिया कि इसका भी 1 लीटर वॉल्यूम है और इसका भी कितना है, 1 लीटर वॉल्यूम है। ओके, तो
तो अगर इसका भी 1 लीटर इसका 1 लीटर, तो यहाँ से मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू में v, मोलैरिटी इंटू में वॉल्यूम। मोलैरिटी कितनी है 1, वॉल्यूम भी कितना है 1, तो कितना आ गया नंबर ऑफ मोल्स 1 आ गए। इसका मोलैरिटी 1, वॉल्यूम 1, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स भी कितने आ गए 1 आ गए। अब देखो हमें पता है कि जैसे हमारा बेरियम हाइड्रोक्साइड है, जैसे कि हमारा बेरियम हाइड्रोक्साइड है, बेरियम हाइड्रोक्साइड कैसे डिसोसिएट होगा, उससे हमें क्या मिलेगा, बेरियम 2 पॉजिटिव मिलेगा और क्या मिलेगा 2OH नेगेटिव मिलेगा। ओके, अब अगर बेरियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल है तो 1 ही मोल हमें बेरियम 2 पॉजिटिव मिलेगा और 2 मोल क्या मिलेंगे हमें हाइड्रोक्साइड के मिलेंगे। ओके, तो यहाँ से जो OH नेगेटिव है, OH नेगेटिव के जो मोल्स हैं, मोल्स कितने आ गए हैं, वो 2 आ गए। यहाँ से कितने आएंगे OH नेगेटिव के मोल्स, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में क्या है 1 मोल से हमें कितने मिलेंगे 3 OH नेगेटिव मिलेंगे, तो यहाँ से कितने आ गए 3 आ गए। ओके, अब देखो हमें पता है कि जब हम मोलैरिटी निकाल रहे हैं, इसकी हमें कंसंट्रेशन निकालनी है, तो कंसंट्रेशन हम कैसे निकालेंगे, वो होती है हमारे पास टोटल मोल अपॉन में टोटल वॉल्यूम, टोटल मोल्स अपॉन में टोटल वॉल्यूम। टोटल मोल्स कितने 2 यहाँ से है 3 यहाँ से है, दैट इज 5, और टोटल वॉल्यूम 1 लीटर ये रहा और 1 लीटर ही ये है, तो कितना हो गया ये 2 लीटर हो गया। तो फिर मोलैरिटी कितने आ गई इसकी 2.5 आ गया। ओके, तो सी अकॉर्डिंग ऑप्शन गिवन नहीं है, ये क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर क्या है, एयर कंटेन 20% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम, कि जो हमें पता है कि जो एयर है, एयर के अंदर जनरली 20% क्या होती है ऑक्सीजन होती है। अगर कि द वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 ग्राम CNG, CNG के अंदर जो मेन कंपोनेंट दिया हुआ है दैट इज CH4 मीथेन एट STP विल बी, तो हमें वॉल्यूम ऑफ एयर बतानी है कि 1 ग्राम CH4 के लिए कितनी रिक्वायरमेंट होगी। ओके, सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन लिखनी है CH4 प्लस O2। हमें पता है कि कोई भी हाइड्रोकार्बन जब हम उसको बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हमें क्या मिलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में क्या मिलेंगे वाटर वेपर मिलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में क्या मिलेंगे वाटर वेपर मिलेंगे। सबसे पहले इक्वेशन को बैलेंस करो, यहाँ पे भी एक कार्बन, यहाँ पे भी एक कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे भी क्या कर देंगे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन कितना हो गया, यहाँ पे 2 और 2 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई है। अब देखो हमें पता है कि 1 मोल CH4 के लिए, 1 मोल CH4 के लिए हमें पता है कितने मोल चाहिए, 2 मोल चाहिए किसके ऑक्सीजन के। 1 मोल CH4 के लिए क्या चाहिए 2 मोल चाहिए ऑक्सीजन के चाहिए। अब हम पता है कि 1 मोल CH4 का वेट, जैसे CH4 है, इसका जो मोलर मास है, मोलर मास कितना होता है, कार्बन का कितना होता है 12 और हाइड्रोजन का 4, तो कितना आ गया 16 आ गया। और हम पता है कि 16 ग्राम किसका है 1 मोल का वेट है, 1 मोल का है, तो इसका मतलब है कि 16 ग्राम CH4 के लिए, 16 ग्राम CH4 के लिए हमें 2 मोल चाहिए ऑक्सीजन के, 2 मोल चाहिए ऑक्सीजन के, किस पे चाहिए एट STP पे चाहिए। और हमें पता है कि STP पे वॉल्यूम कितना होता है, वो होता है हमारा 22.4 लीटर 1 मोल का। तो कितना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है 2 इंटू 22.4 लीटर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है 16 ग्राम CH4 के लिए। 1 ग्राम CH4 के लिए सो 2 इंटू 22.4 अपॉन में 16, ये आ जाएगा, इतनी रिक्वायरमेंट है। ओके, इतने लीटर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, किसके लिए है 1 ग्राम CH4 के लिए है, 1 ग्राम CH4 के लिए। देखो हमें ऑक्सीजन नहीं बताना, हमें बताना है एयर, हमें बताना है एयर। ओके, अब देखो एयर के अंदर ना 20% ऑक्सीजन है, एयर के अंदर क्या 20% ऑक्सीजन है। 20% ऑक्सीजन का मतलब है कि लेट्स से कि अगर मेरे पास एयर का वॉल्यूम 100 लीटर है, तो उसके अंदर ऑक्सीजन कितना होगा 20 लीटर होगा, उसके अंदर कितना होगा 20 लीटर होगा। तो अगर मेरे को ऑक्सीजन गिवन है और मेरे को एयर का अमाउंट निकालना है, अगर मेरे को ऑक्सीजन गिवन है और मेरे को एयर का अमाउंट निकालना है, तो क्या करूंगा 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि 20 इंटू 5 करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास एयर का वॉल्यूम आ जाएगा। तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना है मेरे पास, ये आया 2 इंटू 22.4 अपॉन 16, और मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या करूंगा 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास वॉल्यूम ऑफ एयर आ जाएगा, क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ एयर आएगा, तो अल्टीमेटली आएगा वो 14 लीटर आ जाएगा राउंड। ओके, तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन क्या होगा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। हमें यहाँ पे ऑक्सीजन का वॉल्यूम बताना, हमें यहाँ पे एयर का वॉल्यूम बताना है, तो पहले हम ऑक्सीजन का निकालेंगे, उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एयर का आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि ऑक्सीजन के 5 टाइम्स क्या है टोटल एयर है। ओके, जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर क्या है, एक बच्चे ने डाउट भेजा था यहाँ पे, ये जो है हमारा, हमें इसका DU बताना है, हमें क्या बताना है इसका DU बताना है। यहाँ पे ये है हमारा पीएच, ये वो पीएच नहीं है जो आपने 10th क्लास में पढ़ा, ये है फिनाइल रिंग है, ये क्या फिनाइल रिंग है। ओके,
तो फिनाइल रिंग को अगर मैं ओपन करना चाहूँ तो फिनाइल रिंग ये हमारा स्ट्रक्चर बनेगा इसका C डबल बॉन्ड C, ये बनेगा, बीच में क्या आएगा इस तरह से। मतलब हमें पता है कि जो फिनाइल होता है, फिनाइल कैसे होता है, ये होता है हमारा फिनाइल। बेंजीन का फॉर्मूला क्या था, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, और इसमें से अगर हम एक हाइड्रोजन को निकाल दें तो क्या बचता है C6H5, तो ये हो गया हमारा फिनाइल। ये क्या होगा, ये हमारा फिनाइल हो चुका है। ओके, अब देखो जो हमारे पास एक फिनाइल है, मैं यहाँ पे इसको PHE लिख देता हूँ, तो ऐसे सारी जगह ये लगा होगा फिनाइल ग्रुप। ओके, अब देखो हमें पता है कि जो हमारा बेंजीन है या फिनाइल ही मान लो, इसका DU कितना है, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है। हमें पता है कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है कि या तो हमारे पास एक क्या हो, डबल बॉन्ड हो, या तो क्या हो हमारे पास एक डबल बॉन्ड हो, या फिर एक क्या हो, रिंग हो, या तो एक डबल बॉन्ड हो या क्या हो, एक रिंग हो। ओके, अब देखो फिनाइल के अंदर कितने डबल बॉन्ड है, 1 2 3, एक डबल बॉन्ड ये रहा, एक डबल बॉन्ड ये रहा, एक डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड है, और एक क्या बन गया, ये रिंग बन गया, एक क्या बन गया, ये रिंग बन गया। तो टोटल जो फिनाइल है ना, एक फिनाइल उसका जो DU आएगा, उसका DU 4 आएगा। एक फिनाइल रिंग का, एक फिनाइल ग्रुप का जो DU आएगा 4 आएगा। कितने फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं, 1 2 3 4, तो 4 × 4 तो हो गया हमारा फिनाइल रिंग का DU, 4 × 4 तो क्या होगा, फिनाइल हो गया, और एक डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड के बीच में है, तो एक यहाँ से आ गया, तो अल्टीमेटली कितना हो गया हमारा, इसका 17 DU आ गया। इसका जो DU है, DU कितना है इसका, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन दैट इज 17। DU भी बोलते हैं इसको, DBE भी बोलते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डबल बॉन्ड या फिर उसके इक्विवेलेंट। देखो डबल बॉन्ड या फिर उसके इक्विवेलेंट, जो एक रिंग होती है वो डबल बॉन्ड के इक्विवेलेंट होती है, एक रिंग होती है डबल बॉन्ड के इक्विवेलेंट होते हैं, तो या तो एक डबल बॉन्ड या फिर एक रिंग। तो यही क्या होता है, ये हमारा DU होता है, DB होता है। ओके ओके, तो जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द डेंसिटी ऑफ एयर इन ग्राम पर लीटर। हमें क्या करना है, एयर की डेंसिटी को फाइंड आउट करना है इन ग्राम पर लीटर एट NTP इफ एयर कंटेन्स 80% नाइट्रोजन एंड 20% ऑक्सीजन। कि अगर एयर के अंदर क्या हो, 80% नाइट्रोजन हो और 20% क्या हो उसमें ऑक्सीजन हो, तो हमें फाइंड करनी है उसकी डेंसिटी। ओके, देखो डेंसिटी को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बताइए डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो अगर हम एयर का मोलर मास फाइंड आउट कर लें, एयर का एवरेज मास फाइंड आउट कर लें, तो वहां से हम डेंसिटी को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो हमें पता है कि जो एवरेज मास है, एवरेज मास का फॉर्मूला क्या है। अब देखो एवरेज मास हम निकालेंगे एयर का, एवरेज मास किसका निकालेंगे, हम एयर का निकालेंगे, और उसके अंदर क्या है 80% N2 है, और उसके अंदर 20% क्या है, ऑक्सीजन है। ओके, तो हम क्या करेंगे, 80% 80 इंटू वेट कितना है नाइट्रोजन का, हर एक नाइट्रोजन का 14 2 का कितना होगा, 28 होगा, तो 80 इंटू 28 प्लस 20 इंटू ऑक्सीजन का कितना है 32। अब यहाँ पे पूरे हम मॉलिक्यूल का लेंगे, यहाँ पे हमें एटम का लेना, पूरे मॉलिक्यूल का लेना, अपोन में क्या आएगा, अपोन में हमारे पास 100 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से जो हमारा एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज मास आएगा एयर का, वो आएगा हमारे पास 28.8। कितना आएगा, वो 28.8 आएगा। ओके, अब देखो जैसे तो हमारे पास कितना आया, हमारे पास आया 28.8 ग्राम हो गया ये, और ग्राम तो पता है कि हमें किसका होगा, ये 1 मोल का होगा। ग्राम तो हमें पता है किसका होगा, ये 1 मोल का होगा ये। ओके, तो 1 मोल और 1 मोल का वॉल्यूम हमें पता है कि NTP पे कितना होता है, वो होता है 22.4 लीटर। कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। ओके, तो हमें क्या करना, हमें डेंसिटी निकालनी, डेंसिटी कैसे निकलेगी, मास कितना है हमारा 28.8 और वॉल्यूम कितना आ गया 22.4। तो इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद 1.28 ग्राम पर लीटर, ये क्या आ जाएगी, एयर की डेंसिटी आ जाएगी। ओके, क्योंकि यहाँ से कितना है 28.8 ग्राम आ गया, तो ये 1 मोल का, और 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, डेंसिटी ऑफ एयर आएगा। ये आपको वैसे भी याद होना चाहिए कि डेंसिटी ऑफ एयर कितनी होती है, 1.2 अप्रोक्स लेते हैं, 1.28 इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है। ओके ओके, जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि अ डाई एमिट 50% ऑफ द एब्जॉर्ब्ड एनर्जी एज फ्लोरेसेंस। कि जो डाई है, डाई में 50% जो एनर्जी हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है फ्लोरेसेंस की, उसमें इफ नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब्ड एंड एमिटेड आउट इज इन द रेशियो 1:2 एंड इट एब्जॉर्ब द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ x एंगस्ट्रॉम एंड व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन विल बी। देखो यहाँ पे एक तो हम बात करें एमिटेड की और एक हम बात करें एब्जॉर्ब की। मैंने लेट कर लिया कि जो एमिट वाली है उसको मैंने 1 से डिनोट करूंगा मैं, और जो एब्जॉर्ब है
वो किसे डिनोट करूंगा, 2 से डिनोट करूंगा। ओके, ये कह रहे कि अ डाई एमिट 50% ऑफ द एब्जॉर्ब एनर्जी, ये कह रहे हैं डाई एमिट करे 50% ऑफ द एब्जॉर्ब एनर्जी। तो एमिट क्या करिए, एमिट 50% करिए, एब्जॉर्ब क्या कर रही है, एब्जॉर्ब 100% करिए। एमिट तो कितना हो रहा है, 50% हो रहा है, एब्जॉर्ब कितना हो रहा है, वो 100% हो रहा है। सो दैट मीन्स जो एमिट वाली है, एमिट वाली कम है, एमिट वाली क्या है, कम है, और एब्जॉर्ब क्या है, वो ज़्यादा है, एब्जॉर्ब क्या है, वो ज़्यादा है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो हमारा E2 है दैट इज एब्जॉर्ब एनर्जी, वो क्या आएगा, ट्वाइस इंटू E1, वो क्या आएगा, ट्वाइस इंटू E1। E1 क्या है, एमिट, और E2 क्या है, हमारी एब्जॉर्ब है। ओके, तो E1 क्या आ गया, यहाँ से E1 आ गया हमारे पास, E1 बाई E2 निकाल लेते हैं। E1 बाई E2 कितना आ गया हमारे पास, वो आ गया हमारे पास 1/2 आ चुका है। E1 बाई E2 कितना आ गया, 1/2 आ गया। ओके, अब E1 तो क्या है, E1 एनर्जी है, एनर्जी की वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू क्या आएगी इसकी, N1 H न्यू1 अपॉन N2 H न्यू2। ओके, कितनी है ये, 1/2 है। N1 H न्यू क्या होता है, C बाई लैमडा, तो H C बाई लैमडा 1, N2 H C बाई लैमडा 2। ओके, इजिकल टू क्या है, 1/2। तो HC से HC क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, N1 इंटू लैमडा 2 अपॉन N2 इंटू लैमडा 1 इजिकल टू 1/2। ओके, अब देखो हमें ना दोनों की जो एब्जॉर्ब और एमिट का जो रेशो है ना, वो नंबर ऑफ कांटेक्ट है, वो हमें गिवन है 1:2 गिवन है। वो हमें कितना गिवन है, 1:2 गिवन। देखो एब्जॉर्ब बाय एमिट, एब्जॉर्ब एंड एमिट, एब्जॉर्ब तो हमें पता है कि हम 2 से दिखाते हैं, तो N2 बाई N1 कितना है, वो 1/2 है। N2 बाई N1 कितना है, 1/2 है। और अगर मैं बोलूँ कि N1 बाई N2 कितना है, वो 2 आएगा। N1 बाई N2 कितना आएगा, 2 आएगा। तो N1 बाई N2 की जगह मैं पुट कर सकता हूँ 2। तो यहाँ से आ गया 2 इंटू लैमडा 2 बाई लैमडा 1 इजिकल टू 1/2। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 4 लैमडा 2 इजिकल टू लैमडा 1, 4 लैमडा 2 इजिकल टू लैमडा 1 आ जाएगा। तो यहाँ से जो एमिटेड रेडिएशंस आएगी वो कितना आएगी, 4 लैमडा 2 आ जाएगी। ओके, तो 4 इंटू आ जाएगा, लैमडा 2 कितना गिवन है, एंगस्ट्रॉम गिवन है, एक्स गिवन है, तो 4x आ जाएगा। तो इसी अकॉर्डिंग आंसर क्या आएगा हमारा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके ओके, तो एक जो हमारा क्वेश्चन है, एक बच्चे का डाउट था, डाउट क्या था, वो कह रहे थे कि सर y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ समझा दो। जो y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी है उसका हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। देखो सबसे पहले तो y क्या है, हमारी y एक्सिस, x के x एक्सिस है हमारी। जैसे अगर हम कोई भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये क्या होगी, ये हमारी y होगी, और ये क्या होगी, हमारी x होगी। ओके, और m हमें पता है कि m क्या होता है, m हमारा स्लोप होता है, और c क्या होता है, c हमारा इंटरसेप्ट होता है। c क्या होता है, c इंटरसेप्ट होता है। ओके, अगर अभी मैं ना c को 0 ले लेता हूँ, अभी मैं c को 0 लेता हूँ कि अगर हमारा इंटरसेप्ट क्या होगा, अगर हमारा इंटरसेप्ट 0 हो, अभी बताऊंगा कि इंटरसेप्ट क्या होता है। अगर हमारा इंटरसेप्ट 0, अगर इंटरसेप्ट 0 होगा तो लाइन कैसे आएगी हमारी, y इजिकल टू एम एक्स, वाई इजिकल टू एम एक्स। यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या, इंटरसेप्ट 0 है, तो जो हमारी लाइन बनेगी वो बिल्कुल सेंटर में से पास होकर जाएगी। जो हमारी लाइन बनेगी वो कहाँ जाएगी, सेंटर में से पास होकर इस तरह जाएगी वो लाइन। ओके, क्योंकि इसका इंटरसेप्ट क्या, इंटरसेप्ट इसका 0 है। वही मैं नेक्स्ट केस लेता हूँ, अगर वहाँ पे इंटरसेप्ट हमारा 0 ना हो, y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी है, और जहाँ पे इंटरसेप्ट 0 नहीं है। ओके, देखो यहाँ पे ना हमारे पास 4 केस बनेंगे, यहाँ पे क्या बनेंगे, 4 केस बनेंगे। अगर हमारा स्लोप है, स्लोप भी पॉजिटिव हो और इंटरसेप्ट भी क्या हो, इंटरसेप्ट भी हमारा पॉजिटिव हो। सेकंड है कि अगर स्लोप तो हमारा क्या हो, नेगेटिव हो, और इंटरसेप्ट क्या हो, इंटरसेप्ट हमारा पॉजिटिव हो। ये हमारा फर्स्ट केस आ गया, ये हमारा सेकंड केस आ गया। थर्ड केस क्या बनेगा, अगर हमारा स्लोप तो पॉजिटिव है बट इंटरसेप्ट वो क्या है, नेगेटिव है। फोर्थ केस क्या होगा कि स्लोप भी नेगेटिव और इंटरसेप्ट वो भी क्या है, हमारा नेगेटिव है। ओके, अब देखो पहले कैसे लेते हैं, स्लोप भी पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है। देखो इंटरसेप्ट क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है कि जब जो भी हमारा ओरिजिन है, ये ओरिजिन से y एक्सिस पे जितना वो होगा, ओरिजिन से y एक्सिस पे जितना डिस्टेंस होगा वही हमारा इंटरसेप्ट होता है। लेट्स से कि इंटरसेप्ट की वैल्यू 5 है, मैं जूम कर लूँ कि इंटरसेप्ट मेरा 5 है, तो लेट्स से कि ये पॉइंट 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये क्या हो गया, 5 हो गया। तो ये इतना क्या होगा मेरा, यहाँ तक, इतना यहाँ तक मेरा इंटरसेप्ट होगा, इतना क्या होगा, यहाँ तक मेरा वो इंटरसेप्ट होगा। ओके, अब वही बात है कि अगर स्लोप पॉजिटिव होता है, स्लोप पॉजिटिव का मतलब है कि लाइन हमारी इस तरह जाती है ऊपर की तरफ, स्लोप नेगेटिव होता है लाइन हमारी कहाँ जाती है, नीचे की तरफ जाती है। इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है, स्लोप भी पॉजिटिव है। देखो इंटरसेप्ट पॉजिटिव का मतलब है कि वाई पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये वाई है और ये क्या है, एक्स है, ये हमारी पॉजिटिव वाई एक्सिस हो गया, और नीचे क्या बनेगी हमारी, नेगेटिव वाई एक्सिस बनेगी।
तो अगर स्लोप भी पॉजिटिव इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव तो लाइन बनेगी हमारी ये हमारा केस बनाएगा। यहाँ पे स्लोप देखो ऊपर की तरफ जा रही लाइन पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट जितना ये डिस्टेंस होगा ना ये हमारा इंटरसेप्ट होगा, ओरिजिन से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा इंटरसेप्ट होगा। सेकंड केस स्लोप तो नेगेटिव बट इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, ये लेट्स से कि इतना ही इंटरसेप्ट है बट स्लोप क्या है नेगेटिव है, तो लाइन हमारी बनेगी ये हमारा सेकंड केस बनेगा कि जहाँ पे स्लोप देखो इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव है प्लस वाई एक्सिस पे है बट जो स्लोप है वो नेगेटिव है, नीचे की तरफ लाइन आ गई है। ओके, अगर इंटरसेप्ट नेगेटिव होने का मतलब है कि जैसे 5 हम -5 है तो ये हो गया हमारा 1 2 3 4 और 5, तो अब ये यहाँ ये इतना हमारा इंटरसेप्ट होगा, ये हमारा इंटरसेप्ट होगा अगर नेगेटिव है। ओके, इंटरसेप्ट नेगेटिव है बट स्लोप क्या है, स्लोप हमारा पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट नेगेटिव स्लोप क्या है, स्लोप हमारा पॉजिटिव है, तो जो लाइन है हमारी इस तरह जाएगी, लाइन क्या जाएगी इस तरह जाएगी। कई केस में जो ग्राफ होता है ग्राफ सिर्फ हमें ऊपर से ग्राफ दिखाते हैं, वो ये नीचे वाला पोर्शन है इतना पोर्शन दिखाएंगे ही नहीं, वो सिर्फ ऊपर से दिखा देगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो इंटरसेप्ट है वो उसको पीछे मीट करेगा, कहाँ मीट करेगा, वो -y एक्सिस पे मीट करेगा, तो इंटरसेप्ट क्या होगा नेगेटिव होगा। और स्लोप क्या है, स्लोप पॉजिटिव क्योंकि लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये कैसा बनेगा हमारा थर्ड केस बनेगा। वही है कि जो फोर्थ केस है, फोर्थ केस के अंदर क्या है, स्लोप भी नेगेटिव इंटरसेप्ट भी नेगेटिव, तो लाइन हमारी कहाँ बनेगी ऐसे नीचे की तरफ बनेगी। ओके, तो अगर आपको किसी भी उसका y + c टाइप से ग्राफ बनाना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहले हमारा y पता होना चाहिए, क्योंकि जो ग्राफ है ये y वर्सेस x है, y वर्सेस जो भी गिवन है y वर्सेस x है। जैसे कि मैं बोलूँ कि a वर्सेस b, तो a हमेशा हमारा y होगा और b क्या होगा, b हमारा x होगा, a हमारा y होगा, b क्या होगा, b हमारा x होगा। ओके, अगर मैं बोल दूँ कि b वर्सेस a तो फिर b यहाँ पे y हो चुका है और a क्या होगा, a यहाँ पे x हो चुका है। तो आपने ध्यान ये रखना है कि जो y है y सिर्फ इधर ही होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड, और उसके आगे कुछ भी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ 1 होना चाहिए इसका कोफिशिएंट। x का कुछ ना कुछ कोफिशिएंट होगा, वही उसका क्या होगा, स्लोप होगा। स्लोप नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, और जो बचेगा कांस्टेंट वही हमारा c होगा, दैट इज इंटरसेप्ट होगा। पॉजिटिव नेगेटिव अगेन वो भी कुछ भी हो सकता है। ओके, तो इस तरह से आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, जैसे आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का ग्राफ वो भी आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। ओके।